Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB, Government College, भीलवाड़ा। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और जो इनिशियल चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें कि डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे जो कि बोर के फेलियर का कारण बने। और इन दोनों थ्योरीज के आने के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन है उसके वेव नेचर को किया जाने लगा। सबसे पहले वेव का पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल नेचर ही कंसीडर किया जाता था, पर इन दोनों के आने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसको भी कंसीडर किया जाने लगा। तो यहाँ पर आके थ्योरीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। ये मैंने इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि थ्योरीज दो तरह की हो जाती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं चिर सम्मत यांत्रिकी, चिर सम्मत यांत्रिकी, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे लागू होती है। और दूसरी आ जाती है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी। तो ये जो है ये लागू होती है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं और जो मूवेबल हैं उन पे क्वांटम यांत्रिकी लागू होती है। वहां पर आके जो चिर सम्मत यांत्रिकी है वो फेल हो जाती है, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो जैसे ही हाइजेनबर्ग आए और डी ब्रोगली इक्वेशन आए, तो क्योंकि चेंजेस आए, पुरानी थ्योरीज फेल हो गई। तो क्योंकि पुरानी थ्योरीज फेल हुई, इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो नई थ्योरी का आना स्वाभाविक है। और जो नई थ्योरी आई उसे हम जानते हैं क्वांटम यांत्रिकी, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक वेव के रूप में लेकर चलती है ना। तो इसके आने के बाद ही एक नई अवधारणा ने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल या कक्षक, जो कि बिल्कुल अलग थे बोर के जो शेल थे। बोर ने शेल के बारे में बताया था, जो थे के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं। तो उसने बताया था यहाँ पर जो एन की वैल्यू होती है 1 के 4 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ये के, एल, एम, एन इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। ये शेल थे। तो यहाँ तक बोर ने कहा था कि ये शेल हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जहां पर उसकी वेलोसिटी और स्थिति स्थिति और वेग और संवेग सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बट हाइजेनबर्ग आए और हाइजेनबर्ग ने कहा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा कि स्थिति और गति को कभी भी सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो कि बोर के सिद्धांत के एकदम अगेंस्ट था। ठीक है, तो इस सिद्धांत के बाद ही एक नया सिद्धांत आया, जैसा मैंने आपको बताया, उसे कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी। और ये जो परमाणु का मॉडल है इसे हम कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो ये क्वांटम यांत्रिकी जो मॉडल आया, इसका बर्थ जो हुआ उसका रीजन क्या था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो इतना इंपॉर्टेंट वो जो सिद्धांत था वो था कि उसके बाद थ्योरी ही चेंज हो गई। अब थ्योरेटिकली हम देखें थोड़ा, तो ये हमने देख ही लिया, क्योंकि कोई थ्योरी जब फेल होती है तो वो झटका होता है वास्तव में। तो बोर के मॉडल के लिए एक बड़ा झटका था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ कई बार ये कि बोर का जो प्रवण सिद्धांत था उसमें इलेक्ट्रॉन रास्तों जो बिल्कुल निर्दिष्ट रास्ते, मतलब निश्चित रास्ते हैं, ये निश्चित शेल बताते थे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की पूरी ट्रेजेक्टरी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस टाइम पे हमें यहाँ मिलेगा, तब यहाँ मिलेगा, अब यहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे हाइजेनबर्ग आया तो उसने कहा ये बिल्कुल गलत है। उसने ट्रेजेक्टरी को सटीक रूप से निर्धारित करने को बिल्कुल इम्पॉसिबल बता दिया कि दैट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन को जो पथ है वो खोजना असंभव बताया उसने। इसके बाद में एक नई अवधारणा आई जिसे कहते हैं कक्षक की अवधारणा। तो बोहर ने कहा था निश्चित ऊर्जा के कक्ष में चक्कर लगाते हैं, इनका पथ निश्चित है। हाइजेनबर्ग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर है। सपोज ये न्यूक्लियस है,
उसने जगह बताई, ये कहा उसने कि इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक वेव के रूप में है, ठीक है? मैटर वेव होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ये, लेकिन उसकी पोजीशन हम एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ, ठीक है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें, अगर हाइड्रोजन का मॉडल देखें क्वांटम मैकेनिकल, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, है ना? बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि नाभिक से दूर जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो, ठीक है? कहीं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे कम है, यहाँ से यहाँ तक सपोज़ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। तो वह एरिया 3 डायमेंशन में जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो, उसको उसने कक्षक कहा। कक्षक या ऑर्बिटल, ठीक है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसने एग्जैक्ट ना कह के उसने उसको नाम दिया संभावना का, प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, यहाँ से यहाँ के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक वेव के रूप में। इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव के रूप में है, और हम ये कभी नहीं कह सकते हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। वो है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो मैं बार बार डेफिनेशन रिपीट करूंगा और नीचे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, हाइजेनबर्ग ने कक्षक की अवधारणा को जन्म दिया। इसके अनुसार नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं। या परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक 3 डायमेंशनल जो स्पेस है, त्रिविम आकाश है, उसमें तरंग के रूप में फैला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हम तरंग रूप को ही पढ़ेंगे अब। तो आकाश के ऐसे त्रिविम क्षेत्र में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिस भी स्थान पे होगा उसको हम कक्षक कहेंगे, ठीक है? तो कक्षक ने आके क्या किया? बोर फेल हो गया था किस कारण से? बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है सतत रूप से, और जो उसका स्पेक्ट्रम है वो भी सतत आना चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, असतत होता है। साथ ही जो बोर के स्पेक्ट्रम लाइन्स थी वो इस तरह दिखाई देती है, ठीक है? लेकिन जब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है सपोज, तो क्या होता है, ये जो लाइंस होती है ये और स्प्लिट हो जाती है आगे जाके इस तरह, है ना? ये और स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिटिंग होता है, इसको बोहर नहीं समझा पाए थे। तो ये स्प्लिटिंग का कारण क्या है? स्प्लिटिंग का कारण ये है कि जो स्पेक्ट्रम होता है, कोई भी स्पेक्ट्रम है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांजिशन, संक्रमण होता है इसमें। लोअर एनर्जी सपोज E1 है और हायर एनर्जी सपोज E2 है, तो E1 से E2 पे एक ट्रांजिशन होगा जब उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाएगा। और जब E2 जो कि हायर एनर्जी स्टेट है, वहां से वापस वो जो सिस्टम है वो E1 पे आएगा, तो वो एक लाइन देता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल है जो आप आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ोगे अच्छे से। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है बोर की जो शेल बताए थे उसके अंदर, लेकिन अब हम जानते हैं कि शेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, और ऑर्बिटल में भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा किस तरह स्पेस में वो ओरिएंटेशन लेता है, तो वहां पर ये ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। और ये इंटरनल जो ट्रांजिशन होता है ऑर्बिटल्स के अंदर, इसके कारण ही ये जो लाइन होती है स्प्लिट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये बोर नहीं समझा पाया था। तो कक्षक को क्वांटम यांत्रिकी से समझाया गया है। अब कक्षक और कक्ष में 2-3 अंतर हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही अंतर कि नील बोर ने कक्ष के बारे में बताया था, शेल के बारे में, ठीक है? और कक्ष के ऑर्बिटल के बारे में हमें पता चला है क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत से। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के बाद इसके बारे में पता चला है। ये एक 2 डायमेंशनल पाथ होता है, जबकि ये 3 डायमेंशनल पथ है। इसमें 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे हम बात करें अगर के शेल की,
तो के के लिए n इज इक्वल टू होता है 1, तो के में रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। बात करें एल की, तो उसके लिए n होता है 2। ठीक है, तो इस तरह बात करें तो यहाँ रख सकते हैं 8, इस तरह एंड सो ऑन। जबकि जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। ठीक है, तो ये है क्लाउड मॉडल, या इसको इलेक्ट्रॉन अभ्र भी कहा जाता है ना। तो इसमें क्या है, ये तो सपोज न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम है समझ लीजिए। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ हो गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में आ गए। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो वेव के रूप में, मैटर वेव है, और वो इस तरह मूव कर रहा है, वेव है सपोज, वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि यहाँ है, तो हम एक संभावना बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया से इस एरिया के बीच में, ये जो 3D का एरिया है, सपोज यहाँ से ये एरिया हो गया बाहर का, और उसके अंदर का ये एरिया हो गया न्यूक्लियस के बाहर का, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, उसको पाए जाने की संभावना है। तो ये जो एरिया है ये कहलाता है हमारा कक्षक। ओके, ऑर्बिटल। तो ये जब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ गया, जब हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आ गया, जब डी ब्रोगली की अवधारणा आ गई, उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। और क्वांटम मैकेनिक्स का जनक या फादर ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, या क्वांटम मैकेनिक्स, वो कहलाते हैं श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर ने एक तरंग समीकरण ड्राइव किया था, जो कि छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लागू होता है। और आज क्वांटम मैकेनिक्स के बिना केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को पढ़ा नहीं जा सकता है। इस पे डजन्स ऑफ मतलब लैक्स ऑफ बुक्स लिखी जा चुकी हैं, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना हमारा जो विज्ञान का ज्ञान है वो अधूरा रहता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत जरूरी है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। तो उसका आपका डेरिवेशन भी आपके कोर्स में है, उसको हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म तो मैंने बताया जैसा कि हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली आए, जिन्होंने बोर के कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में बताया, और उस इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को लेकर ही श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी का मॉडल दिया। किस पे? जो डी ब्रोगली ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मैटर वेव्स के बारे में बताया, द्रव्य तरंगों के बारे में बताया, कि जो मैटर है उससे एसोसिएटेड ही वेव होती है, उसे हम कहते हैं मैटर वेव। उस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ लगाए, और उनको लगाकर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसका एड्रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ये सब निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, नॉट कंफर्म, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच दी जाती है, और उसको देने वाले जो थे वो थे श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर ने सबसे पहला काम तो ये किया कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने माना एक अप्रगामी तरंग के रूप में, कि इलेक्ट्रॉन एक अप्रगामी तरंग के रूप में होते हैं परमाणु के अंदर। अप्रगामी तरंग, या जिन्हें हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। ठीक है, एक वेव तो हमें वो मिलती है जो कि समुद्र की लहरें होती हैं, इस तरह आगे बढ़ती जाती, ठीक है, ठीक है, वो कहलाती है प्रगामी तरंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन को हमने माना स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंग के रूप में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों ओर सपोज एक वेव के रूप में, इस तरह अप्रगामी है वो, है ना, स्टेशनरी है। हम्म हम्म, हम्म। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में घूम रहा है, इसको लेके उन्होंने थ्योरी दी, फिर उसको उसने इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया। तो इस कण के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है जो ऊपर घूम रहा है, ठीक है, और कोई आउट फोर्स हो, कोई भी बाहरी बल हो, उसके कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो अगर ऐसा कोई भी न्यूटोनियन कण है, छोटा सा कण है जो इंडिपेंडेंटली अंतरिक्ष में घूम रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी, जो उसको जो टोटल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ने के बाद आ जाएगी। ये सिंपल फॉर्मूला है, E इज इक्वल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमेशा दिया जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम उसका मास हो गया, वी इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इस तरह हम दिखाया जाता है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर के कोलम्बिक कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, बाकी हम जानते ही हैं, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो एक पार्टिकल हमने माना है जो स्वतंत्र रूप से स्पेस में घूम रहा है, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है, क्योंकि घूम रहा है वो। और उन दोनों का जो टोटल है वो टोटल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब हम जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे, दोबारा इसको लिखेंगे इसको। तो अगर हमने यहाँ पर इसको m से ही तो मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज हाफ एम वी स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने m से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख लेते हैं, और m से इसको डिवाइड कर दिया, तो इससे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। हाफ m से डिवाइड किया और m से ही मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हमने इसके साथ में ही ले लिया, एम वी स्क्वायर के साथ में डिवाइड बाय m, ठीक है। ये आ गया हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन m। ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने। नाउ डी ब्रोगली इक्वेशन हम जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी इज संवेग भी होता है, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी, उसको डिनोट कर रहा है ये। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इससे हम आगे बढ़ेंगे और इसको अगर हम दोबारा लिखे तो एम वी, तो लैम्डा यहाँ से निकल के यहाँ नीचे आ जाएगा, तो एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो ये एम वी की वैल्यू हमारे पास आ गई एच अपॉन लैम्डा। इस एम वी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 से हम पुट कर देंगे यहाँ पर एम वी स्क्वायर की जगह। इक्वेशन नंबर 3 है, एम वी के मान को इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में रखने पर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से दैट इज इक्वल टू, इस पे वैल्यू रखा एम वी का एच अपॉन लेमडा, तो हो जाएगा हाफ एच अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन एम, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर, इसको खोल दिया हमने ब्रैकेट को, तो एच स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इक्वेशन 6 से हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, जहां पर की दोनों एनर्जी आई है, दिस वन हाफ एम बी स्क्वायर और ये। तो जो हाफ एम बी स्क्वायर है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 6 में जो एच अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम आया था, इसको हम यहाँ पर हाफ एम स्क्वायर की जगह रख देंगे। तो यहाँ ये आ गया एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज, ऊपर से उतार दिया, ठीक है। या इसको हम थोड़ा और ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए इक्वेशन नंबर मैंने सेम रखा है। यहाँ पर एक प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो अभी तक हमने क्या किया है, थोड़ा रिपीट कर ले तो, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमने लिया था। और यहाँ पर यूज किया है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी का डी ब्रोगली इक्वेशन पे यूज किया है, और उसको सब्सटीट्यूट करके हम यहाँ पर ले आए हैं, हमारे पास आ गया है ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ओके। अब ये जो है इसको हम ले जाएंगे, इस पोर्शन को के जेड स्क्वायर जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, इसको हम टोटल एनर्जी में के पास ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम इज इक्वल टू ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और 1 अपन लैम्डा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, है ना। ये सिंपली ट्रांजिशन हो रहा है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है। 2m यहाँ था, 2m यहाँ से ऊपर आ जाएगा 2m, ओके। लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ रह ही गया है, एच स्क्वायर यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो 2m अपॉन एच स्क्वायर, और ये जो पहले से था यहाँ पर ई प्लस के
जेड ई स्क्वायर आर ये, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ओके, यहां तक हम आ गए। अब एक तरंग गति का अवकलित समीकरण होता है जो फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं पहले, दैट इज डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अगर कोई अप्रगामी तरंग जा रही है उसके लिए अवकलित समीकरण है, जिसमें डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। यहाँ एक टर्म जो साई है, ये पहले भी आपने शायद ट्वेल्थ में पढ़ा हो, लेकिन अब ये ऑनवर्ड्स, ट्वेल्थ ऑनवर्ड, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो जाएंगे कि साई क्या चीज होती है। तो अगर सिंपली वे में बताएं यहाँ पर, तो साई को हम कहते तो हैं तरंग फलन, फलन, ठीक है, वेव फंक्शन। और हम ये कहें, अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन रूपी वेव है, मैटर वेव है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको भी हम साई कह सकते हैं कि वो साई है ना। तो साई इज ए वेव फंक्शन। आगे हम पढ़ेंगे कि जो साई है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन साई स्क्वायर का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक तरंग गति का अवकलित वेग समीकरण है जिसमें डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है ऊपर वो है 1 अपॉन लैम्डा की। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस तरंग गति के अवकलित वेग समीकरण में, तो हमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए, जिसको कि हमने वेव मान लिया है, जो कि मोशन में तरंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक वेव के रूप में है, गति भी कर रहा है वो, तो उस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो वेवलेंथ थी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है। तो उसको पुट करने पे क्या होगा, ये 1 अपॉन लैम्डा, ये जो है लैम्डा स्क्वायर, इसकी जगह हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 2m है, यहाँ पर 4 है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम आ जाएगा, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम आ गया अपॉन एच स्क्वायर नीचे था ही, और ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर एस सच ये सेम आ जाएगा, और साई यहाँ बाहर है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई जब हमने इसमें 1 अपॉन लैम्डा को पुट किया, ठीक है। आप नीचे आते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। ये जो आया हमारे पास, ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक 3 डायमेंशनल एंटिटी की, जिसमें कि ये न्यूक्लियस है सपोज, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में है। जो ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस में है, वो स्पेस 3 डायमेंशनल में है, वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन को लेके नहीं चल सकते हैं, इसलिए हमें इसमें तीनों एक्सिस को, तीनों जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों को इसमें हम इंडल्ज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ गए, बाकी सब वही है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर साई, ठीक है, बाकी सब वही है, चेक कर लीजिए। ये सब चीजें वही की वही हैं जो यहाँ से लिया गया है, और चेंज क्या किया है, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट हमने डाल दिए हैं, यहाँ पे ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इन तीनों कोऑर्डिनेट में थे, साई को ओमिट कर दें, साई को हम यहाँ से हटा दें, सपोज डेल स्क्वायर साई, इन तीनों साई को अगर यहाँ से हम हटा दें, तो जो बचेगा हमारे पास डेल स्क्वायर पर डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पर डेल जेड स्क्वायर। इसको मिलाकर हम कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ऑपरेटर को हिंदी में कहा जाता है संकारक। और अगर मैं बात करूं सबसे सिंपलेस्ट संकारक या ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो आप सभी जानते हैं, वो होते हैं प्लस, ठीक है, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेटर ही होते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लैप्लासियन ऑपरेटर इसको नाम दिया गया, इसको डेल कहा जाता है, डेल स्क्वायर सपोज, ठीक है।
तो ये एक लैप्लासियन ऑपरेटर है। तो इनकी जगह हमने इसको डेल स्क्वायर को रख दिया है। तो ये आ गया डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो लैप्लासियन ऑपरेटर रख दिया है हमने। ये आ गया 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये है पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू, इसको हम वी से लिख दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी पुट कर दिया हमने साई और माइनस डेल स्क्वायर साई। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम यहाँ से उठा के इस साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इज इक्वल टू ई माइनस वी साई। क्वेश्चन नंबर 15 और सिंप्लीफाई करें इसे तो ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, इस वी को हम यहाँ से इधर ले गए, है ना, और साई कॉमन आ गया है दैट इज इक्वल टू ई साई। ये जो पोर्शन है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम एल स्क्वायर प्लस वी, वी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, ये कहलाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। दो ऑपरेटर हमने पढ़े, एक तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है, दूसरा ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये शॉर्ट नोट्स में आता है, इनकी वैल्यूज क्या है। ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रख दिया अगर हमने, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सिंपलेस्ट रूप होता है जिसको हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां तक आज हम करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, समझ में नहीं आएगा आपको ज्यादा टाइम। ये आज हमने डेरिवेशन किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को, एक पार्टिकल को हमने एक अप्रगामी तरंग के रूप में लिया, जिसमें कि उसकी जो कुल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलके बना है। उसमें हमने जो डी ब्रोगली इक्वेशन था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम वी, उसको पुट किया। उससे हमारे पास एक वन डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन आ गया। उसको हमने फिर पुट किया जो वेव के लिए अवकलित वेग समीकरण होता है, उसमें पुट किया। और उसमें फिर थ्री डायमेंशनली वाई और जेड को भी हमने उसके अंदर डाला। फिर हमने दो ऑपरेटर उसमें डिफाइन किए, लैप्लासियन ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आया दैट इज एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेंगे और श्रोडिंगर इक्वेशन की क्या क्वालिटीज हैं उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।